नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू पंचांग और टाइप्स ऑफ कैलेंडर के बारे में। ऐसा क्यों? मैं पिछले दिन जब हिंदी पढ़ा रहा था काव्यखंड और उसका जो पहला चैप्टर कड़बक है, जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जैसी है, उसमें उनके जीवन काल का जो लगाया जाता है, उनका जन्म और मृत्यु, वो अनुमानतः बताया जाता है। और उसमें एक टर्म था हिजरी। तो मेरे को कई लड़कों ने पूछा कि सर इसके बारे में विस्तार से बताइए, तो मैंने तो वहां पे समझाया, लेकिन मैंने चाहा कि जो कैलेंडर है तो उसको आसानी से सभी लोगों को समझा दिया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कैलेंडर को हिंदू लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदू लोग क्या कहते हैं, तो हिंदू कैलेंडर का नाम पंचांग है। हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है? पंचांग है। पहला बात आपने ये क्लियर किया। दूसरा है जो कैलेंडर के प्रकार है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कैलेंडर जो है वो 4 प्रकार के ऐसे तो 6 प्रकार के हैं। बहुत सारे शासकों ने आया और उनका जब से राज्याभिषेक हुआ, जब से उनका शासन शुरू हुआ, तब से उन्होंने अपना अपना कैलेंडर बना दिए जो प्रभावशाली राजा थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रमुख रूप से ये 4 देखेंगे। इसका तो हम लोग को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिक्र है। विक्रम संवत, शक संवत हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। शक संवत क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। 1957 में इसको अपनाया गया। और हिजरी कैलेंडर जो है, हिजरी संवत जो है, ये मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जो पर्व त्योहार होते हैं इसी कैलेंडर से तय होते हैं। ठीक है, हम लोग सभी को विस्तार से समझने वाले हैं। आज का वीडियो ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और ये इसमें अगर कहीं पे थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए, अगर कोई पंडित जी देख रहे हैं तो थोड़ा सा उसको इग्नोर कीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कैलेंडर आपने देखा कि कैलेंडर कितने प्रकार के हो गए भैया। तो कैलेंडर जो है वो आपके पास 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन? अंग्रेजी में अंग्रेजी बोलो चाहे ग्रेगोरियन बोलो, अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन है। और बाद हमारे पास है विक्रम संवत, उसके बाद शक संवत और उसके बाद हिजरी संवत। इन चारों के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, ये ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर आप लोगों के पास आता ही है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हिजरी कैलेंडर भी है। ठीक है, इस्लामिक हिजरी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको पहले विस्तार से समझते हैं कि ये क्या होता है। तो आपने अभी देखा, पहले तो हम लोग कैलेंडर के बारे में बात करने से पहले ईसा मसीह के जन्म से हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि एक टाइमलाइन हम ले लेते हैं। यहाँ पर ये आपका एक टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन में मान लेते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यहाँ वाला ये वाला लाइन, ये वाला तारीख हम कर देते हैं 1/1। इसका तारीख हम लिख देते हैं 1/1/1। यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के पहले जो होता है उसको हम लोग बीसी लगाते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और इसके बाद के जो सन होता है उसको हम लोग एडी लगाते हैं, एडो डोमिनी, यानी ईस्वी सन, ईस्वी माह। तो पहले इसको हम लोग समझते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की अगर कोई तारीख बतानी होगी तो हम लोग बीसी लगाते हैं। और ईसा मसीह यहां पर हम लिख देते हैं ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म जब शुरू हुआ तब से जो अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत है, ऐसा माना जाता है। कई जगह पे आपको ये मिलेगा कि जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद शुरू हुई है। लेकिन आपको यहाँ पर एक पता चला कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की अगर कोई तारीख बतानी होती थी तब हम लोग क्या लगाते थे? हम लोग वहां पे यूज करते थे बीसी और उसके बाद वाले एडी लगाते। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे कैलेंडर चल रहे होंगे, इसके बाद भी बहुत सारा कैलेंडर चला होगा। ठीक है, कैलेंडर का इतिहास बड़ा है, इसको हम लोग विस्तार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इधर बता दें, एक जो है विक्रम संवत, आपने नाम सुना होगा, विक्रम संवत। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास शक संवत। ये तो आप देख रहे हो कि अंग्रेजी कैलेंडर के लिए बात कर रहे हैं। तो उसके बाद शक संवत, तो उसके बाद हिजरी कैलेंडर, हिजरी संवत, हिजरी संवत। यानी आप देख रहे हो कि ये कैलेंडर इतना है। आपको यहाँ पर बहुत ही विस्तार से समझना होगा कि इस कैलेंडर में क्या डिफरेंस है। तो आपने यहाँ पर देखा कि सर यहाँ से ईसा मसीह का जन्म होता है और ईसा मसीह के जन्म से ही माना जाता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत है। लेकिन हालांकि कई जगह पर आपको मिलेगा कि ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद जो है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर चला। और ये अंग्रेजी कैलेंडर है और पूरे विश्व में इसकी मान्यता है, विश्व में इसको अपनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न आपके मन में याद आ सकता है कि सर ये विश्व स्तर पर क्यों माना जाता है? तो अंग्रेजों ने लगभग विश्व के सभी देशों पर शासन किया है, तो उन सबको जोड़ने के लिए उन्होंने एक कैलेंडर बनाया और सभी जगह पर उसको लागू किया, इसलिए विश्व स्तर पर माना जाता है।
लेकिन अभी भी हिंदू लोग जो है पंचांग के अकॉर्डिंग अपने पर्व त्योहार को मनाते हैं, और मुस्लिम भाई लोग जो है वो हिजरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, दिन अपने जो है पर्व त्योहार को मनाते हैं, जैसे ईद, बकरीद जो है, मुहर्रम, ये सब मनाते हैं। अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि विक्रम संवत जो है, विक्रम संवत जो है ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पूर्व आया था। कितना वर्ष? 57 वर्ष, 57 वर्ष ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। यहां पर आप बीसी लिख सकते हैं, ईसा पूर्व, यानी 57 बीसी आप लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा आपको समझाएं कि अभी जो है कौन सा साल चल रहा है अभी, तो 2024, लेकिन अगर विक्रम संवत के हिसाब से अगर बात करें कि अभी कौन सा साल चल रहा होगा, तो 57 वर्ष पूर्व है, तो इसमें क्या करेंगे, 57 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिलने वाला है, तो यहां से मिलेगा 7 4 11 के 1 हो जाएगा, और 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यानी 2081 चल रहा होगा। यानी विक्रम संवत में अगर आप देखोगे जाकर के, तो आज का मैंने ये जो साल जो चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा होगा, 2081 चल रहा होगा। उसके बाद हमारे पास है शक संवत। तो शक संवत जो है ये ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद आया है। कितना वर्ष बाद आया है, यानी 78 वर्ष बाद। इतना वर्ष अगर बाद आया है ईसा मसीह के जन्म के बाद, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर अभी कितना साल चल रहा होगा इसके, तो अभी अगर 2024 है तो उसमें से हमको घटाना होगा कितना, 78, क्योंकि ये बाद में है, पहले आया है तो मैंने जोड़ा है, और बाद में आया है तो इसको क्या किए हैं, घटाए हैं। तो अब यहां से बात करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, और ये 1 हो गया, तो 11 में से 7 जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1946 चल रहा। यानी अगर इस साल अभी जो 2024 चल रहा है, लेकिन वही जाकर के शक संवत में जाकर हम देखेंगे वहां पे कौन सा साल चल रहा होगा, 1946। ओके, उसके बाद अगर बात किया जाए जो हिजरी संवत है, ये 622 वर्ष बाद आया था। यानी कब आया था भाई, 622 वर्ष बाद आया था, और इन सब के बारे में विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, यहां आप देखते रहिए। तो अब यहां पर समझने वाली बात है कि जो हिजरी संवत 622 वर्ष बाद आया था। कितना वर्ष बाद जी, इसके अकॉर्डिंग अगर आज जो है 2024 है, तो अगर हिजरी संवत के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ष निकालें कि कौन सा वर्ष चल रहा होगा, तो इसमें से घटाना होगा 622। तो घटाइए भाई, तो घटाएंगे तो ये जाएगा 2 0, और 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 से 2, यानी हिजरी संवत के अकॉर्डिंग जो अभी वर्ष चल रहा होगा वो कौन सा वर्ष चल रहा होगा, 1402 चल रहा होगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन इसके अलावा भी 2 कैलेंडर और है, पल्लवी कैलेंडर और साथ ही साथ हर्ष संवत। हर्षवर्धन एक राजा हुए थे, हर्षवर्धन के राजा के समय से जो चला था वो उसे हर्ष संवत कहते हैं। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन ईसा जो हमारे पास पल्लवी संवत जो है 319 वर्ष बाद आया था, 319 वर्ष बाद आया था, और हर्ष संवत जो था तो 606 वर्ष बाद आया था। यानी इसके अलावा 2 कैलेंडर आपके पास है, वो पल्लवी, कौन सा, वल्लभी, कौन सा कैलेंडर, वल्लभी संवत, ठीक है। तो ये कब आया था जी, तो 319 वर्ष बाद आया था ईसा मसीह के। तो जब ये निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 319 घटा देंगे। एक हर्ष संवत, हर्षवर्धन राजा हुए थे, तब से क्या चलता था, हर्ष संवत, तो ये कब हुआ थी, तो 6600, यानी ईसा मसीह के जन्म से, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर बात करें कि जब से ग्रेगोरियन कैलेंडर चल रहा था उसके 606 वर्ष बाद ये आया है। ठीक है, अब हम लोग विस्तार से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़े, इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। चलिए अब देखिए, यहां पर आपको समझना है कि एक एक करके इसके बारे में विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से माना जाता है अनुमान का। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया भर में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी इसको पूरे विश्व में मान्यता है। और यहां पर इसकी शुरुआत जो है ईसा मसीह के जन्म के अनुमानित वर्ष से माना जाता है, यानी कि जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी वर्ष से ये अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है शुरुआत की, जिसे ईसवी सन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईसवी सन, जिसको एनो डोमिनी कहा जाता है। तो आपने कई बार जब अंग्रेजी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें आपको टर्म मिलता है एडी, एडी का मतलब क्या हो जाता है, एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसवी सन, क्या होता है, ईसवी सन कहा जाता है। और इससे पहले के वर्षों को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, और उसके लगाते हैं बिफोर क्राइस्ट, और हम लोग लिखते क्या है, बीसी। यानी आप यहां पर देख रहे हैं कि एडी जो है, जिसको आप क्या कह रहे हो, ईसवी सन, क्या बोल रहे हो भैया,
ईस्वी सन। और एडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एनो डोमिनी। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व। आप इसके लिए क्या यूज कर रहे हो? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, आपने यहां पर देखा। तो और ये जो है, ये भैया जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये किसने लाया था? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर 1582 में एक पोप ग्रेगोरी 13वीं, यानी पोप ग्रेगोरी 13वीं ने ये कैलेंडर लाया था। और कैसे लाया था? उसके पहले भी एक कैलेंडर चल रहा था, जो कौन सा कैलेंडर था? जूलियन कैलेंडर, चाहे जूलियस कैलेंडर कई लोग बोल देते हैं। तो जूलियन कैलेंडर था और उसको सुधार करके लाया गया। तो फिर यहां पर बात आती है कि जो ये पोप ग्रेगोरी है, पोप ग्रेगोरी 13वीं जो है, ये जूलियन कैलेंडर या जूलियस कैलेंडर के अंदर सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको हम बता दें कि इसके अंदर एक दिन का अंतर आ जा रहा था। और कितने वर्ष पे आ रहा था? तो 128 वर्ष पे आ रहा था। यहां पर आप देखेंगे कि इस कैलेंडर के अंदर ये जो जूलियन कैलेंडर है, इसमें एक दिन का अंतर आ जा रहा था। कब? जब 128 साल के बाद एक दिन का अंतर आ जा रहा था। तो जिससे जो पर्व त्योहार मनाने में दिक्कत होते थे, कुछ दिन तारीख को तय करने में दिक्कत होता था। इसलिए जो पोप ग्रेगोरी है, उन्होंने इसको सुधार करके एक नया कैलेंडर प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, या फिर हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी कैलेंडर। तो ये जूलियन कैलेंडर एक वर्ष, जूलियन कैलेंडर में एक वर्ष जो होता है 365.25 दिन का माना गया था। लेकिन वास्तविक सौर वर्ष ये सौर प्रणाली पर है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर किस प्रणाली पर चलता है? तो सौर प्रणाली पर, सूर्य के चक्कर के अकॉर्डिंग इसमें जो पर्व त्योहार और दिन मनाए जाते हैं, मंथ मनाए जाते हैं। इसमें क्या है? तो वास्तविक जो होता है 365.2425। ठीक है, यहां और यहां में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, ये ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम। ठीक है, ये दशमलव के बाद 25 है, यानी कि 25 है, और ये 24 है। और ये जो थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा था, थोड़ा सा, ये क्या है? ये हर्ष माने 128 वर्ष में एक दिन का अंतर आ जाता था इस कैलेंडर के अनुसार। ये जूलियन कैलेंडर के अनुसार, जूलियस कैलेंडर के अनुसार। इसे सही करने के लिए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में सुधार किया गया, इसे सही करके ग्रेगोरियन कैलेंडर में सुधार के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया था। और इस कैलेंडर में क्या हुआ था? जो 128 साल में एक दिन का अंतर आ रहा था, ये 4 साल में एक अंतर दिखा दिया। और कहा कि जब एक साल बढ़ेगा तो उसको लीप वर्ष कहा जाएगा। उस लीप वर्ष में जो फरवरी होता है 29 दिन का होता है, और सामान्य में 28 दिन का होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, और इसे हर 4 साल पर एक लीप ईयर रखा गया। लेकिन 100 से विभाजित होने वाले वर्षों को लीप वर्ष नहीं माना गया, जब तक कि वे 400 से विभाजित नहीं होते हैं। यह कैलेंडर सौर प्रणाली पर आधारित है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैंने शुरुआत में बोला था कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो सौर प्रणाली पर आधारित है, सूर्य के चक्कर लगाने पर आधारित है। ओके, तो यहां पर एडी का मतलब ईस्वी सन, एनो डोमिनी, और बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है जी? नहीं, आगे बढ़ा, लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विक्रम संवत। इसके बारे में आपको हम समझा दें। विक्रम संवत जो है, ये प्राचीन हिंदू कैलेंडर है। पहले तो आपने देखा कि विक्रम संवत जो है वो क्या है? प्राचीन हिंदू कैलेंडर है, जिसका उपयोग जो है भारतीय उपमहाद्वीपों में किया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 57 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 57 बीसी में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में ये शुरू हुआ था। और कितने वर्ष? तो 57 वर्ष। और ये विक्रमादित्य एक राजा हुए, जिन्होंने मालवा पर क्या हुआ? विजय प्राप्त किए, और उसके उपलक्ष्य में उस समय से ये कैलेंडर चलाया जाता है। ओके, विक्रम संवत जो है वो सौर प्रणाली पर आधारित है, सॉरी, चंद्र सौर प्रणाली पर आधारित है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है सौर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें चंद्र मास जो है वो कितना दिन का होता है? 29.5 दिन का। और एक सौर वर्ष जो होता है वो कितना? यहां पर देख रहे हैं, एक चंद्र मास जो है 29.5 होता है। अगर इसको हम 12 से गुणा कर दें, कितना से गुणा करें? 12 से, तो कितना आएगा? 12 से गुणा करके देखते हैं, 29.5 गुणे 12, तो ये आ जा रहा है 354। तो आप यहां पर देखोगे कि अगर चंद्र सौर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा 354 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 354 दिन। लेकिन सौर वर्ष के अनुसार इतना दिन होता है। तो इन दोनों में अगर अंतर देखोगे तो लगभग 10 दिन का अंतर है। कितना दिन का अंतर है? लगभग 10 दिन का अंतर है। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि अगर 3 साल तक ये चलेगा तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 महीना हो जाएगा।
इसलिए जब भी हमारे ये विक्रम संवत के अकॉर्डिंग, जब भी आप पंचांग के अकॉर्डिंग, जब दिन तारीख शादी विवाह का हो गया या फिर आप पर्व त्योहार को तय करते हो, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और कितना दिन का अंतर आ जाता है? 10 दिन का। तो महीने में 10 दिन। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो दीपावली है या फिर होली है या छठ है, महीने के शुरू में होता है, कभी बीच में होता है और कभी अंत में होता है। और ये 3 साल में क्या होता है? रिपीट होते रहता है, क्योंकि 10 दिन का अंतर होता है। यानी कि अगर इसमें देखा जाए कि विक्रम संवत में चंद्र सौर प्रणाली है, तो चंद्र मास जो हो गया वो कितना दिन का? 29.5 दिन का। और साल कितना हो जाएगा? 354 दिन का। और सौर में कितना हो जाएगा? तो 365.25। तो इन दोनों में अंतर जो देख रहे हैं, लगभग 10 दिन का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हिंदू लोग जो है अपने दिन तारीख जो है वो क्या है, पर्व त्योहार मनाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग। और यही 10 दिन का अंतर जो है वो हम लोग अभी देखिए देवी पर्व मनाते हैं, 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है, खिचड़ी 2 दिन हो जाता है ना, रक्षाबंधन तो मान लेते 1 दिन मनाए लोग, लेकिन फिर कृष्ण जन्माष्टमी आपने देखा कि कई जगह पे 2 दिन 3 दिन हो गया। ठीक है, तो इस तरीका से इस समय 12 देख लीजिएगा, ये 10 दिन का जो अंतर पड़ रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है? देख रहे हैं कितना दिन का अंतर पड़ रहा है? तो जो अंतर है वो 10 दिन का है। कितना दिन का जी? 10 दिन का। तो इस 10 दिन के अंतर के कारण वर्ष में जो होता है, वर्ष 12 चंद्रमास होते हैं, यानी कि 12 महीना होगा, विभाजित होता है, और एक अतिरिक्त महीना, एक अधिक मास जो है, एक अधिक महीना जुड़ जाता है। किसके कारण? 10 दिन के अंतर के कारण। तो हर 3 साल में जोड़ा जाता है, ताकि चंद्र मास और सौर वर्ष में तालमेल बना रहे। क्योंकि सौर देखिएगा, चंद्र और सौर वर्ष, तो चंद्र वर्ष में कितना होता है? एक चंद्र वर्ष में कितने दिन? आपसे प्रश्न आ जाए कि एक चंद्र वर्ष में कितने दिन? एक चंद्र वर्ष जो होता है वो 354 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 354 दिन का होता है। और एक जो है सौर वर्ष, सौर वर्ष कितना दिन का होगा जी? तो 365.25 लगभग। तो अंतर देखा जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? 10.25 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें तालमेल बनाने के लिए इस प्रणाली में हर एक 3 साल पर एक महीना क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। विक्रम संवत का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग देख रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं? तो हमारा जो धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, इसके अकॉर्डिंग दिन तारीख हम लोग उसका तय करते हैं। और हिंदू त्योहारों का निर्धारण भी इसी के आधार पर किया जाता है। बिल्कुल समझ में आया? आगे बढ़ जाए। तो उसके बाद अभी हमने बताया कि एक और कैलेंडर होता है जिसका नाम क्या रही? शक संवत। क्या है जी? शक संवत। इसको हम लोग देखते हैं। तो अभी आप लोग देखा कि शक भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। मनुक विक्रम संवत का जो जिक्र हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में है, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया। लेकिन अगर कोई पूछेगा आप इसके बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, पता नहीं, लेकिन शक संवत जो है वो भारत का कौन सा कैलेंडर है जी? राष्ट्रीय कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत कब हुआ है? 78वीं ईस्वी में हुआ है। यानी कि हम लोग यहां बोल सकते हैं 78 AD, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जब से शुरू हुआ उसके 78 वर्ष बाद इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसे गुप्त काल के शकों के विजयी की स्मृति में शुरू किया गया। यह कैलेंडर मुख्य रूप से भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपयोग होता है। यह कैलेंडर कहां होगा? भारत और भारत के आसपास। यहां पर देख ही रहे हैं कि हमारा कौन सा कैलेंडर है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, शक संवत भी सौर प्रणाली पर आधारित है। शक संवत भी किस पर आधारित है? सौर प्रणाली पर आधारित है। अभी मैंने बताया कि एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं? 354 नहीं, सौर कह रहे हैं। चंद्र में तो 365.25, लेकिन इसका प्रारंभ जो है बसंत ऋतु में होता है। बसंत ऋतु आप देखते हैं कि उस समय घर में नया अनाज भी आता है, गेहूं कट करके तैयार हो गया रहता है, पक गया रहता है। पेड़ पौधे जो है पतझड़ के बाद जो है वो क्या होता है? उसमें नए फूल पत्ती आने लगता है और मौसम भी बहुत सुहाना लगने लगता है बसंत ऋतु। यानी कि हिंदू लोग अगर चाहे न्यू ईयर मनाना तो यही मनाएंगे। कौन वाला? तो बसंत ऋतु में। और मनाते भी है। नवमी आपने सुना होगा, नवमी उसी समय ना होता है। अरे गेहूं जब पक करके तैयार होता है तभी तो हम लोग नवमी मनाते हैं। तो उसी क्या होता है? हमारा पहला दिन होता है, फर्स्ट ईयर हम लोग यही मनाते हैं। आमतौर पर 22 मार्च देखिएगा, आमतौर पर 22 मार्च, आमतौर पर कितना मार्च? 22 मार्च। और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है। यानी आप अगर आपको कभी मनाना होगा तो देख लीजिएगा, आमतौर पर जो होगा तो 22 मार्च को आप क्या मनाइए? अपना न्यू ईयर हिंदू कैलेंडर के अनुसार। हिंदू लोग अगर फर्स्ट ईयर मनाना चाहे, अभी तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? 1 तारीख जब आता है साल का 1 जनवरी, तो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको आम वर्ष में 22 मार्च को मनाना चाहिए और लीप वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है। इसे भारत सरकार ने
1957 में। कब भारत सरकार ने 1957 में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। यानी कि जो शक संवत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा कैलेंडर है जी? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और इसको कब अपनाया गया? 1957 ईस्वी में। और ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष पीछे चलता है, यानी अगर देखा जाए कि इसके अकॉर्डिंग अभी आप देख रहे हो कि 2024 है, लेकिन ये जो शक संवत के अकॉर्डिंग अभी जो तारीख चल रहा होगा, वर्ष चल रहा होगा, उसमें से कितना घटाएंगे? 78 वर्ष। सर उसमें जोड़े थे क्योंकि वो बीसी था और ये एडी है, यानी उसके बाद शुरू हुआ। ठीक है, जैसे अब आपसे पूछा जाए कि अभी आपका उम्र इतना है तो 5 साल पहले कितना होगा, तो 5 साल घटाओगे? पहले पूछा जाएगा और बाद में पूछा जाएगा तो जोड़ा जाएगा। वही हाल है यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6 और 11 में से 7 जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 9, यानी 1946 चल रहा है। यानी विक्रम संवत के अकॉर्डिंग अभी जो 2024 चल रहा है इसके अकॉर्डिंग कितना चल रहा है? 1946 चल रहा है। ठीक है, तो इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं जिनमें चैत जो है वो क्या गई, चैत जो होता है वो शुरुआत महीना है। कौन सा महीना है? पहला महीना है। और चैत जो शुरू होता है वो मार्च अप्रैल से शुरू होता है। अभी मैंने यहाँ पर पढ़ाया भी था, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, इसको भी हम बता देंगे। वीडियो मैंने बना करके बताया है कि जो मार्च अप्रैल होता है वो चैत होता है। मार्च और अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो अप्रैल और मई जो है वो बैसाख होता है। अप्रैल और मई क्या होता है? बैसाख होता है। अभी आएगा भी हम समझा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो उसके बाद हिजरी संवत, ये मुसलमान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ईद, रमजान, ये सब जो है उनका जो त्योहार है इसी के अकॉर्डिंग इसी हिजरी कैलेंडर से तय होता है, हिजरी संवत। ठीक है, अब यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि हिजरी संवत जो है, हिजरी संवत इस्लामिक कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? इस्लामिक कैलेंडर है जो पूरी तरह से चंद्र प्रणाली पर है। चंद्र प्रणाली पर है। जो अभी देखे थे विक्रम संवत वो कैसा था? तो देखे थे कि चंद्र सौर प्रणाली पर, यानी दोनों को मिक्स किया जाता है। ठीक है, दोनों को तालमेल बनाया जाता है। इसी तालमेल को बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग हर 3 साल पर एक नया महीना ऐड किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 622 ईस्वी से होती है। कितने? अभी शुरुआत के जो स्लाइड था उसमें मैंने आपको समझाया था 622 ईस्वी से होती है। जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना, मतलब कि जो पैगंबर साहब थे उनको एक जगह पे रहने नहीं दिया जाता था, उनको परेशान किया जाता था। तो क्या कर रहे थे वो? मक्का से मदीना, यानी मदीना माने हिजरत, प्रवास की। हिजरत का मतलब होता है प्रवास। हिजरत का मतलब क्या होता है? प्रवासन माने वो कहां चले गए? मक्का से मदीना चले गए। इसे हिजरा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हिजरा के नाम से जाना जाता है। और हिजरी संवत का पहला वर्ष उसी हिजरत से शुरू होता है, यानी कि जब पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना जाते हैं उसी साल से हम लोग कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत जो होती है कब होती है? जब पैगंबर मोहम्मद साहब जो है वो कहां से, मक्का से मदीना जाते हैं, उसी साल से ये जो कैलेंडर की शुरुआत होती है। राइट, आगे बढ़ा जाए। इस्लामी कैलेंडर 12 चंद्र महीने होते हैं और एक चंद्र वर्ष में लगभग कितना? 354 या 55 दिन का होता है। जैसे आपने 365 या 66 दिन का बनाते हैं ना, उसी तरीका से 354 या 55 दिन का होता है, दिन का होता है। और इसलिए हिजरी वर्ष ग्रेगोरियन वर्ष से लगभग 10 से 12 दिन छोटा होता है। यानी इसके अकॉर्डिंग हिजरी संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष के दिनों का अंतर देखा जाएगा तो 10 से 12 दिन का होगा। हिजरी कैलेंडर जो है मुख्य रूप से हिजरी कैलेंडर का मुख्य उपयोग इस्लामिक धार्मिक पर्वों और त्योहारों जैसे रमजान, ईद, हज जो करने जाते हैं तब इसी कैलेंडर से तय होता है। तो हज का निर्धारण के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे ज्यादातर इस्लामी देशों में उपयोग किया जाता है। जो भी इस्लामिक देश है वहां पर ये क्या होता है? हिजरी संवत का उपयोग किया जाता है। राइट, आगे बढ़ा जाए। और देखिएगा यहां पर आपको हम बता दें कि 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देखो पूरी दुनिया में काल गणना का 2 ही आधार है। काल गणना का जो समय का निर्धारण किया जाता है, एक सौर चक्र के आधार पर, किसके आधार पर? सौर चक्र के आधार पर, और एक चंद्र चक्र के आधार पर। आप देखते हैं चंद्रमा का जो आकार साइज है वो क्या होता है? छोटा बड़ा होते रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, और ये क्या है? सौर चक्र में। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में करती है। यानी ये जो पृथ्वी है सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसको लगाने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट लगता है। तो यही तो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद कितना हो जाएगा? 4 साल के बाद तो 6 है ना, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। तो 4 साल के बाद कितना दिन बढ़ जाता है? एक दिन बढ़ जाता है। और ये 6 घंटे 48 मिनट जो है यही परेशान करता है। 48 मिनट होते होते जाएगा, तो किसी ने 48 मिनट छोड़ के जोड़ा तो फिर कई वर्षों के अंदर एक दिन और बढ़ जाता है।
तो लोग 365 ही दिन मानते हैं, इसलिए कई बार हम लोग का जो पर्व त्योहार जो होता है वो 2 दिन मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो यही रीजन है। तो अब देखोगे तो पूरी दुनिया में काल गणना के लिए, समय की गणना करने के लिए 2 आधार है। एक है सौर, तो सौर में पृथ्वी जो है एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट लगाती है और 45.51 सेकंड में पूरा करती है, यानी सेकंड भी लगाती है। यानी पूरे तरीके से एग्जैक्ट बात किया जाए तो पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है और साल में 365 दिन होते हैं सामान्य साल। लीप वर्ष में कितना हो जाता है? 366 दिन। अब यहां से चंद्र चक्र में देखा जाएगा तो चंद्र चक्र में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चंद्रमा जो है वो किसकी चक्र परिक्रमा करती है? पृथ्वी की। तो उसको परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? नहीं 273 नहीं, 27.3 दिन, यानी कि 27.3 दिन में चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक चक्कर पूरा कर लेती है। वही जो है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड लगता है। और इसमें जो साल होता है वो कितना दिन होता है? 354 दिन, राइट। तो चंद्र चक्र के अकॉर्डिंग जो एक साल में दिन होते हैं, चंद्र वर्ष जो होते हैं वो कितने दिन का होते हैं? 354। और सौर वर्ष होता है 365 दिन का। लीप वर्ष इसमें ऐड करिएगा तो 366 दिन का। आगे बढ़ जाए, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देख होंगे पंचांग, इस पर भी एक अलग से हम स्पेशल वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको जानकारी देते हैं। तो हमारे जो पंचांग है, पंचांग माने 5 अंग। अब हिंदू लोग पंचांग के बारे में तो जानते ही हैं, इसी के अकॉर्डिंग सारा जो पर्व त्योहार जो है शादी विवाह का दिन तारीख तय होता है। तो पंचांग मतलब 5 अंग। तो पंचांग के कितने अंग? 5 अंग। तो कौन कौन? तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण। इस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके लाएंगे क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तिथि तो हिंदू जो है पंचांग के अकॉर्डिंग देखा जाए कि तिथि की कुल संख्या जो होगी 16 होती है। कितनी होती है? 16। प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। अमावस्या का नाम आपने सुना है, पूर्णिमा का नाम सुना है। अमावस्या मतलब पूरी, जब पूरा अंधेरा रहता है, पूरा काली रात होती है, उसी को अमावस्या कहा जाता है जी। उसके बाद बार अपना रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो बार मतलब वो दिन हो जाएगा। तो बार इसकी संख्या कितनी है? 7 होती है। ठीक है, सोमवार से रविवार तक। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है। तो इस सबके बारे में एक अलग स्पेशल वीडियो बना करके आपको विस्तार से समझा देंगे। ठीक है। योग, योग क्या होता है? तो सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरियों की स्थिति को योग कहा जाता है। नहीं कहते हैं कि आपकी योग बन रहा है, योग अच्छा है, पंडित जी लोग बताते हैं ना, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो उसके बाद करण, करण माने एक तिथि में 2 करण होते हैं। एक तिथि में कितने करण होते हैं? 2 करण होते हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। ठीक है। इस पर एक अलग से, ये पंचांग पर एक अलग से वीडियो बना करके हम और विस्तार से आपको समझाएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा। ये हमारे पास है पंचांग में 12 महीने होते हैं। पंचांग में 12 महीने होते हैं जो 2 आयन में बटे होते हैं। कितने आयन में बटे होते हैं? 2 आयन, एक उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो हिंदू महीने का जो नाम है, हिंदू वर्ष का जो ये नाम है वो क्या? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। लेकिन आम भाषा में आपके गांव देहात की जो महिलाएं हैं उसको कैसे पढ़ती है? उसको ऐसे पढ़ती है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये गांव की महिलाएं इस तरीका से तय करती है, लेकिन इसका नाम जो प्रोनाउंसिएशन के साथ है ये होगा। ठीक है। ये जो होता है आपके पास मार्च से अप्रैल, ये क्या होता है? चैत जो होगा वो मार्च से अप्रैल, यहां पर हम आपको बता ही देते हैं। देखिएगा, अगर चैत की तुम बात करोगे तो चैत जो होता है वो क्या हो जाएगा? मार्च से अप्रैल, अप्रैल हो जाएगा। और चैत के बाद क्या आ गया? बैसाख, बैसाखा हो गया ना, बैसाख। तो बैसाख जो 23 अप्रैल है, तो अप्रैल से मई, अप्रैल से मई, यहां तक कोई दिक्कत? इसी तरीका से यानी कि चैत जो होता है 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक, ये बैसाख जो होता है 15 अप्रैल से 15 मई तक। बैसाख के बाद क्या होता है? ज्येष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ होगा, मई पर खत्म हो गया, तो मई से क्या हो जाएगा? मई से जून हो जाएगा ना, मई के बाद जून है ना आता है जी, तो मई के बाद जून। उसी तरीका से आषाढ़ क्या होगा? जून से जुलाई। यानी आप इस तरीका से एक एक बढ़ा करके लिख सकते हैं। और एक वीडियो स्पेशल हमने बनाया भी है, उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप अच्छा से देख लीजिए। आगे बढ़ा जाए। देखिए, पंचांग का प्रत्येक महीना 2 पक्षों में होता है। गाँव देहात में अनहरिया चलता है, अनहरिया अजूरिया, नहीं समझे? गाँव देहात में महिलाएं कहती है ना, तो 15 दिन का अनहरिया होता है और 15 दिन के अजूरिया होता है। लेकिन उसको यहाँ पे क्या कहेंगे? तो पंचांग के प्रत्येक महीने जो होते हैं 2 पक्षों में बटा होता है, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण का मतलब अनहरिया और शुक्ल पक्ष माने अजूरिया, आम भाषा में लोग कहते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है तो अजूरिया होता है, यानी अपना वो साइज बढ़ाएगा
चंद्रमा, तो क्या होगा? अजोरिया होगा। इन्हें शुक्ल पक्ष में अजोरिया होती है, उसकी कला जो है बढ़ती है, लेकिन कृष्ण पक्ष में उसकी कला जो है वो घटती है। तो घटते घटते अमावस्या के दिन पूरा काला हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी पंचांग के अकॉर्डिंग प्रत्येक महीने कितने पक्षों में बटा है? दो, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को हम लोग अनहरिया कहते हैं और शुक्ल पक्ष को अजोरिया कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तो आपने देखा आज का जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए। और 11-12 का भी क्लास अब पूरे तरीका से शुरू होगा और एक 12 का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। ठीक है, 1 सितंबर से शुरू होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, तो उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।